नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी खबरदार, तेज हो रही कोरोना की रफ्तार। और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल अक्सर ये देखा जाता है कि जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तब जाकर सुध ली जाती है। कोरोना के मामलों में हमने देखा था कि समय रहते कड़े फैसले ना लेने की वजह से मामले तेजी से बढ़े, लेकिन अब की बार योगी सरकार समय रहते कोरोना के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए एक्टिव मोड में काम कर रही है। आज सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की, जिसमें जरूर दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि एनसीआर के जिलों और लखनऊ में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और इसके अलावा अनुपालना के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में कोरोना केस में बढ़ोतरी हो रही है। एनसीआर के जिलों में इसका खासा प्रभाव भी दिखा। 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 103 और गाजियाबाद में 33 नए मामले सामने आए। और उधर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो कुल एक्टिव केस की संख्या यहां पर 856 है। 24 घंटे में 1,13,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 170 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 110 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी सरकार चौथी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि इससे पहले भी जब पहली, दूसरी, तीसरी वेव आई थी उस दौरान भी ये देखा गया था, दावे किए गए थे सरकार की तरफ से कि पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें सामने आई थी, जो हालात सबने देखे थे, उनसे हर कोई वाकिफ है। हालांकि इस बार जो है दावा किया जा रहा है और एक्टिवनेस भी हम देख पा रहे हैं योगी सरकार की कि पहले से ही तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक तरीके से इसे चौथी वेव के तौर पर देखा जा रहा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों को अगर देखा जाए तो दिल्ली में एक बार फिर से मास्क जो है अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए जुर्माना राशि लगा दी गई है 500 रुपये। हरियाणा के भी दिल्ली से लगते कुछ जिलों में जो है एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आदेश योगी सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने जरूर राज्य सरकारों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और कोरोना पर पूरी नजर बनाए रखने के लिए कहा है कि स्थिति को देखकर फैसला लिया जाए आगे के हालातों से निपटने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है एक बार फिर से कोरोना के मामले जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस बार चौथी वेव से सरकार किस तरह से निपटेगी, कितनी तैयारी यहाँ पर सरकार की है। और हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। कौन कौन उसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता गौरव माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं सपा प्रवक्ता शौकत अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील दुबे जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और शौकत अली जी आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। सबसे पहले शौकत जी मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। इस बार योगी सरकार जो है समय रहते कोरोना के मामलों पर संज्ञान ले रही है, तैयारी कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे पहले जो पहली, दूसरी और तीसरी वेव आई उसमें सरकार की तैयारियां मुकम्मल थी? शौकत अली जी, शौकत अली मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता है हमारा उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुशील जी आपके पास मैं आना चाहूँगी। ये सवाल आप ही से मैं लेना चाहूँगी। इस बार सरकार समय रहते तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन क्या इससे पहले जो पहली, दूसरी, तीसरी वेव थी उसमें क्या आपने तैयारियों को मुकम्मल पाया था? क्योंकि आप वहाँ की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, ज़रा दर्शकों को बताएं ईमानदारी से, क्या उस दौरान तैयारियाँ मुकम्मल थी? पीटी जी, आपने एक शब्द कहा ईमानदारी से, तो क्या मैं आपको बेईमानी से बताता हूँ? और उसमें पैनल नहीं में नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर बिल्कुल चाहती हूँ ये कि एकदम दर्शकों को जो मतलब क्या? दर्शकों को बिल्कुल सच्चाई पता चले। अब मैं इसके लिए अगर आपको बुरा लगा तो इसलिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन नहीं 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 नहीं, बुरा नहीं लगा, जी लेकिन शब्द आपका ईमानदारी से बताएं तो मतलब पत्रकार बेईमानी से, आपका चैनल इतना नहीं प्रतिष्ठित है, सब बेईमानी से बताएं कुछ भी। नहीं 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 खैर, सर ये बुरा जी। शब्द बुरा नहीं लगा, लेकिन एक हम भी पत्रकार है, आप भी पत्रकार है, हम्म तो थोड़ा सा। खैर, आपने जो सवाल किया, हम्म दुर्भाग्य से प्रीति, जिस देश ने आजादी के बाद दो दो भयानक सपने देश ने देखे हम्म 2021 में, हम्म जहां पर मतलब पूरा देश ही कोरोना से आतंकित क्या था बिल्कुल। तो उस समय पर तैयारी पूरी थी, अधूरी थी, नहीं थी, वो सबने देखा। मोदी जी ने भी देखा, योगी जी ने भी देखा, आपने भी हम्म देखा, हम्म हमने भी देखा।
बेशक इतनी बड़ी महामारी या भयावहता की कोई वो उम्मीद किसी को नहीं थी, हम्म। तो उसमें आधे अधूरे इंतजाम थे जैसे भी किए गए, हम्म। लेकिन फिर भी इन लोगों ने प्रयास किया, इन दोनों ने, हम्म। कि कुछ लोग काबू किया जाए। हम्म। हालांकि प्रसाद पूरे नहीं थे, कतई नहीं थे, हम्म। बहुत पैनिक हुआ देश में। लेकिन कोरोना ने ज्यादा पैनिक किया जो काकस है, जिस काकस में कोरोना में अरबपति लोग सड़क पे आ गए और सड़क के लोग अरबपति बन गए। जो दवाई काकस था, जो कोरोना संबंधित दलालों का कागज था, एक एक एम्बुलेंस ने 1-1 किलोमीटर के 5-5 हजार रुपए लिए हैं, ये सब आपके तो उसमें इतिहास में दर्ज है। उस काकस ने जो पैनिक किया, कोरोना से लोग कम मरे, दहशत में ज्यादा मरे, अव्यवस्था में ज्यादा मरे। और खाली इस बात देखिए, कोरोना ने एक से ऐसा सर वो कर दिया था, भयावह रूप ले लिया था कि कोरोना नहीं भी है। मैं आपको दावे से बताता हूं, मेरे पास वो लोग हैं आज भी, कोरोना के जो गली मोहल्ले के डॉक्टर, उन्होंने हजारों लाखों मरीज अपनी दवा, जहां पर 5-5 हजार, 10-10 हजार, 1-1 लाख के बेड मिल रहे थे, जहां पर जांचें हो रही थी 50-50 हजार की खाली, वहां पर 500 और 1 हजार में कोरोना के मरीज, जिनको कोरोना के सिस्टम के सामने दिख रहा था, डॉक्टर जान रहा था, लेकिन उन्होंने ना जांच कराई ना कुछ कराया, दवा दी और हफ्ते भर में ठीक हो गए। अगर उन्हीं को लौटा दिया जाता कि जाइए जांच कराइए, तो एक जांच में उनकी तो पसीने छूट जाते, उसके बाद जब वो देखते कि कोरोना पॉजिटिव आ गया है, बात कर अरे, तो ये सब चीजें बहुत थी जिसको इन 2 सालों में सिस्टम ने, शासन ने, प्रशासन ने, नेताओं ने, जिम्मेदारों ने और आप हमारे ऐसे पत्रकारों ने संज्ञान लिया है। कई परसेंट, क्या मैं मानता हूँ कई ज्यादा परसेंट वैक्सीनेशन हो चुका है। बच्चे तक अवेयर हो चुके हैं कि हमें अब क्या करना है, कोरोना नाम की चीज क्या होती है, ये सब अवेयर हो चुके हैं। गूगल पे तमाम उसमें सिस्टम में लिटरेचर आ चुका है, कोरोना क्या होता है, अखबार पन्ने में करने छाप रहे कोरोना से बचा कैसे जाए। तो अब बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार से अलग हटके आम डोमेन में, पब्लिक डोमेन में नॉर्मल हो चुकी है, आप पब्लिश हो चुकी है। तो प्रीति जी, अब मामला ये है कि बिना पैनिक के, ये मौसम है सर्दी खांसी जुकाम का, मुझे हफ्ते भर से खांसी भी आ रही है, गले में वो भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दवा ली ठीक हो गया। अब मैं इसी में अगर पैनिक में आ जाऊं, सबसे पहले जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, अभी 170 के आसपास आपने बताया, मेरे पास भी आंकड़े हैं, गाजियाबाद और गौतम जीवी नगर में करीब 800 कुछ केस है, कुछ जांच वाच भी हुई है उसके, गौतम बुद्ध नगर में और इनमें दोनों मिला के गाजियाबाद में, तो 170-71 के आसपास जांचें हुई हैं और कुछ ठीक भी हुए हैं। तो ये जो अब देखिए ठीक होने का रेशियो कितना अच्छा है। ठीक होने का रेशियो अच्छा इसलिए कि आम आदमी पहले से एक डोज तो लगा ही चुका है, जैसे मैं, जैसे आप 2 डोज तो लगा ही चुके हैं, बूस्टर डोज चल रहा है, अब बच्चों को भी अप्लाई हो गया कि बच्चे भी लगा सकते हैं। तो फिर तो सर ये माना जाए कि अब क्योंकि टीकाकरण हो रहा है तो अब, लेकिन आंकड़े तो अब भी एकदम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या उसका असर कम पड़ेगा, या कहीं ना कहीं संक्रमण की जो रफ्तार अब दोबारा से बढ़ने लगी है, तो क्या उसका इफेक्ट इतना नहीं है? नहीं, ना इफेक्ट बहुत होगा प्रीति जी, सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा है, ना इफेक्ट होगा, ना संक्रमण ज्यादा होगा, ना ही इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल में बोल रहा हूँ, ये अलग बात है। फिर मैंने अपने फेसबुक पेज पर फ्रीलांस सुशील दुबे से बहुत लिखा था, 20, 22, 21 में बहुत लिखा था। और एक बात और, मैंने कभी बहुत प्रोटेक्शन भी नहीं लिया कोरोना का, मैंने खूब राशन बांटा, कई इलाकों में जाके जलाया, अपने हाथ से जलाया, लकड़ी लगाई, कफन बदले, बहुत सब कोरोना में बिना डरे सब कुछ किया मैंने। कितनी लाशें देखी, भाषा कुंड में 50 की जगह पर 500 लाशें जलती देखी। लकड़ी के कफन के रेट बढ़ गए कोरोना में, भाई लोग कफन के रेट बढ़ा के अमीर हो गए। कब्रें खुदाई, जो कबर खुदाई 150 रुपए में होती थी, वो कबर खुदाई 2000, 2500, 5000 तक पहुंच गई। प्रीति जी, और सुनिए लकड़ी के रेट, लकड़ी के दलाल हो गए। और सुनिए प्रीति जी, आश्चर्य करेगी आप, ये सब ना हावी होने पाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। होता क्या था पहले, नहीं, 50 तो उसमें सरकार की कमी रही होगी ना, कि सरकार ने उन सब चीजों को नहीं देखा। बेशक कमी थी, बेशक कमी थी। ठीक है, वही मैं पूछ रही हूँ, वही मेरा सवाल है कि जो पहले की तैयारियां थी वो आखिर कितनी मुकम्मल थी। जरा शौकत अली भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी एक बार मैं रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। सरकार असेसमेंट नहीं कर पाई थी। ठीक है, ठीक है शौकत अली जी, आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन हालांकि इस बार तो योगी सरकार जो है समय रहते तैयारियां कर रही हैं, दावे कर रही हैं, अभी से टीम 9 के साथ बैठक हो चुकी है और दिशा निर्देश दिए गए हैं, अब रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी, समीक्षा के बाद कुछ कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि पहली, दूसरी, तीसरी लहर में वो तैयारियां मुकम्मल थी? देखिए प्रीति जी,
सरकार तैयारियां कर रही है तो जाहिर सी बात कुछ अच्छा दिखेगा, क्योंकि सरकार को उस वक्त भी एक सीख लेनी चाहिए थी जब पहली लहर आई। दूसरी लहर का जो हम लोगों ने मंजर देखा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही भयानक मंजर था। अब तीसरी लहर में सरकार ने क्या तैयारी की है, जब इफेक्ट हो रहे होंगे लोग तब देखने को मिलेगा। सरकार ने अगर सच में तैयारी की है तो मुझे लगता है कि बहुत बचाव मिलेगा। अगर तैयारी नहीं की होगी तो तीसरी लहर को रोक पाना बहुत मुश्किल रहेगा। लोग बहुत इफेक्टेड होंगे, बहुत नुकसान होगा लोगों का। इससे पहले भी हम लोग दूसरी लहर में देख चुके हैं। अब सरकार ने क्या तैयारी की है, सरकार आम जनमानस को उसके बारे में बता भी दे ताकि लोग भी जागरूक हो जाएं। ठीक है, और लोगों को भी पता रहे। गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। योगी सरकार इस बार तैयारी समय से पहले कर रही है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार योगी सरकार की क्या तैयारियां हैं चौथी लहर से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूपी में एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकारों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी, मैं विकास की बात का जवाब दूंगा। थोड़ा सा पहले जाते हैं। आप देखिए कि जब आज से काफी समय पहले पहली बार जब भारत के अंदर कोरोना आया तो हमारा देश बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं खाली अपने देश की बात नहीं करता हूँ, पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी आई और पूरा विश्व इसके लिए तैयार नहीं था। मेरे को अभी भी याद है कि जब पहला केस लखनऊ जैसे शहर में कहीं पे आता है तो उसकी टेस्टिंग कराने के लिए हमको उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्य में टेस्टिंग लैब में उसके लिए भेजना पड़ता है हमको सैंपल। तो हमने वहां से कोरोना को देखा और लगातार हमने क्या देखा कि अचानक से एक जो हंसती चलती फिरती जिंदगी थी लोगों की वो थम गई। अचानक से सरकार को निर्देश देने पड़े कि सारे लोग अपने घर में कैद हो जाएं। हम सब लोग अपने घर में कैद हो गए और 4 दिन 5 दिन बाद तो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मतलब कोरोना का नाम ऐसा भयानक तरीके से सुन लिया गया था और जो टीवी पे आप लोग के चैनल्स के माध्यम से रिपोर्टें आ रही थी तो एक तरफ जब चैनल की तरफ हम लोग देखते थे तो ये लगता था कि जिंदगी अब खत्म हो गई है। लग रहा है ये जो हम लोग कहीं सुनते थे भविष्यवाणी की एक दिन पृथ्वी पे इस तरीके से कुछ महामारी आएगी और पूरा देश के देश साफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ महसूस होना चालू हो गया था। आप देखिए सरकार ने तब से काम किया और उसके ऊपर प्रयास किया और आज में मतलब इसमें गर्व की बात नहीं है, क्योंकि एक सरकार होती है देश के अंदर प्रदेश के अंदर, ये उसका नैतिक दायित्व होता है कि अगर कोई ऐसे वैश्विक महामारी आ जाए तो उसके लिए इंतजाम करना। आज उत्तर प्रदेश अगर राज्य की बात करूं तो 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके आज हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उनका कोविड टेस्ट हम लोग करा चुके हैं। सरकार इस फॉर्मूले पे चली थी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पे चलना है। 11 करोड़ लोगों का हमने कोविड टेस्ट आज उत्तर प्रदेश में हम पूरा संपन्न करा चुके हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि जो हमारा अगर हम वैक्सीनेशन का स्तर देखें, देखिए पहली लहर आती है, दूसरी लहर आती है, निश्चित बात है पूरे देश के अंदर, खाली एक प्रदेश को कोसना भी ठीक नहीं है, सारे प्रदेशों में दिक्कत थी। उस बीच हमने गंदी राजनीति भी देखी, दूसरी पार्टियों ने, किसी ने बस भेजने की कोशिश की, कोई कह रहा था कि हम, किसी ने मजदूरों को लाकर प्रदेशों के बॉर्डर पे छोड़ दिया। हमने वो सारी चीजें देखी, लेकिन उसको एक बार सारी राजनीति को दरकिनार रख देते हैं। आप देखिए कि सरकार ने क्या तैयारी की। मैं मानता हूं कि बहुत सारी दुर्घटना हुई उस दौरान और बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया भी, लेकिन आप देखिए लगातार सरकार तब से काम कर रही है। आज 18 प्लस से ऊपर सारे लोग को एक डोज पूरी हो चुकी है और 18 प्लस से लोग ऊपर जो हैं उसमें 86.69% लोग को डबल डोज मिल चुकी है। आज 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको 94.26% लोगों को फर्स्ट डोज मिल चुकी है और 12 से 14 लोग के एज जो पीरियड के बच्चे हैं आज उनको डोज भी मिलना चालू है। तो कुल मिलाकर क्या है कि जब हमने तीसरी लहर देखी, हमने देखा था दूसरी लहर में किस तरीके से अचानक से केसेस बढ़ते हैं। लोग इतने, जैसे हमारे सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, मतलब लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ बहुत सीनियर पत्रकारों में। आपने कहा कि जैसे जिस तरीके से हमने उस समय लहर देखी, हम लोग बहुत डर गए थे, घबरा गए थे, लेकिन तीसरी लहर आते थे क्या हुआ आप देखिए कि जब स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो जाएंगे, बीच में कुछ दिन के लिए खोले थे, तो अचानक से क्या होता है, कि हम देखते हैं कि केसेस आए सामने, लेकिन बहुत ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जो कैजुअलिटी का रेट था वो कम हुआ। कुल मिलाकर जो हमको डर लग रहा था कि, लेकिन गौरव जी अब जब यहाँ पर 4th वेव की बात की जा रही है और हम देख भी रहे हैं स्कूलों में खासतौर पर बच्चे जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं, तो अभी भी हालांकि गाइडलाइन तो अभी भी योगी सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है दोबारा से,
कहा जरूर गया है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लागू किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी गाइडलाइन यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं आई है, जबकि हम बाकी राज्यों में देख रहे हैं कि वहाँ पर सरकार ने एक बार फिर से जो है सक्रियता दिखा दी है और कुछ गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है, एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यूपी में तो अभी तक ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है। एक मिनट, मेरा कैमरा खुल जी, अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ कि तीसरी लहर आते थे हमने देखा कि जो हमको लग रहा था कि दोबारा कहीं सेकंड लहर जैसी घटनाएं ना हो जाए, वो घटनाओं पे बहुत कुछ कंट्रोल लगा। अब तैयारियों की बात पे मैं आता हूँ। देखिए, सरकार ने इस समय ये प्लान किया है कि अगले 5 साल के अंदर जो हम 10,000 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की तैयारी कर रहे हैं। हमने पिछले 5 साल जब सरकार चलाई तो हमने 5,000 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले थे। 10,000 नए पैरामेडिकल स्टाफ को भर्ती करने के लिए बोला गया है 6 महीने के अंदर तत्काल बेसिस पे, और हर विधानसभा के अंदर 100 बेड के हॉस्पिटल की एक तैयारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है बैठक में। इसके बाद आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर और नर्स के बीच का रेशियो 1:1 होना चाहिए। और थोड़ी मैं अगर तैयारियों पे आ जाऊं तो मिशन जीरो प्लान किया है, जिसमें डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका वायरस हो गया और तमाम इंसेफ्टिलाइटिस जैसी बीमारी हो गई। इन सब पे कैसे कंट्रोल पाके इसको जीरो लेवल पे लाना है, इसकी तैयारियां सरकार ने की है। गौरव जी, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएंगे, लेकिन अभी जो संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, अभी जो 4th वेव आने की बात है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? उसके लिए तो अभी तक सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। मैंने आपसे कहा ना, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। तो आज 856 केसेस हैं पिछले 24 घंटे में। हमने पिछले 24 घंटे में 1,13,000 टेस्ट कराए, जिसमें 170 नए पेशेंट आए और पुराने 110 डिस्चार्ज होकर ठीक हो गए। तो सरकार ने इस पे बैठक की है। आपने देखा कि आज टीम की पूरी बैठक की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ड्राफ्ट बनाकर पूरी रिपोर्ट दीजिए, और हमको ये भी कहा है, पब्लिक से भी अपील की है कि आप लोग सावधानी बरतिए, लापरवाही हमको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हमको मास्क यूज करना है तो हमको पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो हमको मास्क यूज करना है। अगर हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, हमें सैनिटाइजर यूज करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है, साफ सफाई रखनी है। हम घर में वापस घुसते हैं तो हमें अपने हाथ धोने की आदत डालनी है, हमको अपने कपड़ों को टाइमली धोने की आदत डालनी है। तो बहुत सारी चीजें जनता के ऊपर भी एज अ पब्लिक भी डिपेंड करता है कि हम लोग कोविड के साथ हम अपना बिहेवियर कैसे रखते हैं। उन सारे बिहेवियर में जो सरकार की गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करते हुए और सरकार इंतजाम करेगी। गाइडलाइन कब आएगी सर? वो गाइडलाइन कब आएगी? अभी क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं ना, लोग इतने लापरवाह होते हैं कि अपील से नहीं मानते हैं, जब तक उन पर कोई ऑर्डर नहीं आता वो फॉलो नहीं करते हैं। आज आपने कहा है कि बैठक हुई है, सरकार को समय दीजिए, कुछ घंटों का समय दीजिए। मैं समझता हूँ अगले घंटे के अंदर आपके पास पूरी गाइडलाइन आएगी। सरकार के पास एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट जा रही है कमेटी की, और सरकार उस पर एक्शन लेके, एक निर्णय लेके आपको अवगत कराएगी। और मैं आखिरी में यही अपील करना चाहता हूँ जितने सारे दर्शक हैं कि आप लोग, जितना सरकार आपका साथ दे रही है, हमें भी कोविड को लड़ना है मिलकर साथ। हमें गंदी राजनीति से बचना है पार्टियों की, हमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, लेकिन हमें कोविड को लड़के, जैसे तीसरी लहर में हम लोगों ने कोविड से अपने आप को बचाया, वैसे ही अगर चौथी लहर आती है तो हम लोग को दोबारा कोविड में उसी तरीके से अपने आप को बचाना है। ठीक है दुबे सर, यहाँ पर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अभी आएगी, लेकिन क्या देखते हैं, क्या अभी भी इसमें भी देरी हो गई तो फिर हालात जो है वो बेकाबू हो जाएंगे? क्योंकि और सरकारों की तरफ से यहाँ पर एक बार फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन अभी तक केवल अपील की गई है। यहाँ पर ऑर्डर आना जरूरी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोग जो है जब तक ऑर्डर नहीं आता मानते नहीं है। प्रीति जी, साफ सफाई तो हमारी जिंदगी का 1000 साल से अंग है। हम कपड़ा उतार के खाना पाटे बैठ के हम लोग खाना खाते थे पत्तल में, तो ये तो मास्क तो अब आया है ना। साफ हाथ तो हम तब भी धोते थे। गौरव जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, सबसे अच्छी बात गौरव जी की मुझे लगी। हम इसमें योगी जी और ब्रजेश पाठक थोड़ी जिम्मेदार है, इसमें प्रीति जी, गौरव महसूस, सुशील दुबे स्वयं जिम्मेदार है। हम लोग स्वयं अवेयर होना पड़ेगा। हम लोग को स्वयं ही देखना पड़ेगा कि हम लोग शासन की क्या मदद कर सकते हैं। पैनिक ना फैलाएं, पॉलिटिक्स में ना पड़े। बाकी तो लोग कहते सुनते रहेंगे, लेकिन हम जो शासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सहयोग करें। और प्रीति जी, विश्वास मानिए, अब कोई कोरोना नहीं आएगा। छोटी मोटी बीमारी, खांसी जुकाम बुखार की होती रहेंगी। जो 1-2 लोग पैनिक वाले होते हैं वो जाएंगे, पैसा होगा, 5000 जांच कराएंगे, ठीक हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। सब बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि समाज ने, देश ने, सिस्टम ने 2 कोरोना देख लिए, भुगत लिए हैं, और उनके नाते हमारे पास आज सब वो चीजें हैं। हर वो चीज है। एक मामूली डॉक्टर के पास मोहल्ला क्लिनिक में वो हर चीज है जो नॉर्मल लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर कोरोना को खत्म कर सकती है। और दूसरी चीज प्रीति जी, जो आपके माध्यम से, दवा का कागज बहुत खतरनाक होता है। 60% दवाओं पर प्रॉफिट है, तो आप भी जानती हैं। डॉक्टर लोग एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने का बंबई और
गोवा और सिंगापुर घुमाते हैं 5-5 लोगों के साथ टीम लेके, कहां से लाते हैं? दवा का जो प्रॉफिट है इस पे सरकार लगाम लगाए, और दवा का जो नेक्सस करवों हरबों खरबों का है, बिलियन डॉलर का है, उसकी छाप इस कोरोना पर न पड़ने पाए, ये विशेष ध्यान रखा जाए। आपके चैनल से मेरा सिस्टम को, शासन को, योगी जी को, मोदी जी को ये निवेदन है कि इससे अगर दूर रहेंगे तो कोरोना का पैनिक महामारी बहुत कम हो जाएगी। गौरव जी से ही बिल्कुल, दुबे जी गौरव जी से ही जान लेते कि इस बार क्या सरकार इन सब चीजों पर नजर रखने वाली है? जो पहले जो लापरवाहियां बढ़ती गई, जिस तरीके से दुबे जी बता रहे हैं, तो इन सब चीजों पर इस बार नजर रहेगी? प्रीति जी, मैं खुद गवाह हूँ, आपको बताता हूँ कि जिस समय रेमडेसिविर की सबसे ज्यादा जरूरत थी इंजेक्शन की, और मेरे घर में खुद मेरे रिलेटिव थे जो बीमार पड़ गए, मैं सीएमओ के यहाँ इंजेक्शन लेने गया, और मुझे उस समय तक बिल्कुल नहीं मालूम था कि 3 दिन बाद वो इंजेक्शन बंटवाने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मेरे को खुद मिलने वाली है। क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसमें संस्था में लखनऊ का वाइस चेयरमैन हूँ, तो मुझे अचानक से प्रशासन ने बुलाया और बोला कि पूरे रेड क्रॉस को हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, कैसे रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन बटेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जिस इंजेक्शन को दूसरे प्रदेशों में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए इंजेक्शन बेचने की तैयारी की थी और बिक रहे थे, ऐसा नहीं कि हमारे पास केसेस नहीं आए, पुलिस ने कितने सारे पकड़े, फेक इंजेक्शन पकड़े। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक कमरे में जब पहुंचा हूं तो वहां पे मात्र एक पंखा लगा था, लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और चूंकि सरकार का, हम लोग पार्टी से हैं, पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन पार्टी के बाद एक इंसान भी है हम लोग। तो जब मैं वहां पहुंचा तो घर नेचुरली है कि हर एक आदमी का घर वाला डरा हुआ था। घर वालों ने कहा इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले सकते हो? मैंने कहा इससे बड़ी कोई रिस्क ही नहीं हो सकती है कि 100 आदमी मर रहा हो और एक आदमी घर में बैठ जाए। सरकार ने जिम्मेदारी दी, 3 दिन के अंदर लखनऊ के अंदर हमने शुरुआत की, ब्लैक मार्केटिंग रेमडेसिविर की खत्म कर दी, और खत्म करने के बाद सुलभ तरीके से इंजेक्शन को बंटवाने का काम चालू कर दिया। 60 दिन लगातार मैं उस कमरे में बैठा हूँ और मैं देख रहा था किस तरीके से रोज सरकार छापेमारी कर रही थी। रोज जो वहां पे सीनियर फार्मासिस्ट थे उनके पास जब तो के इंजेक्शन आते थे डुप्लीकेट, उसकी रिपोर्ट बन के जाती थी, बाकायदा कंपनी से मेल पे कंफर्मेशन ली जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि अब सरकार को हम लोग ब्लेम कर देते हैं। देखिए, पब्लिक बहुत बड़ी है, जनसंख्या हमारे पास बहुत है, सिस्टम्स हमारे पास है, उसको धीरे धीरे हमने पहले से बहुत सारे इंप्रूव किए हैं, और सरकार ने समय समय पे कैसे इंजेक्शन और दवाइयां समय समय पे पहुंचे टाइम से पूरा सुनिश्चित किया। मैं तो खुद गवाह हूं कि मैंने 60 दिन जान जोखिम में डालकर बैठ के अपनी संस्था के माध्यम से, जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, इंजेक्शन बंटवाने का काम किया। और बहुत सारे सीनियर पत्रकार, मंत्री, नेता, सबके फोन आते थे मेरे पास उस टाइम पे। बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, उनके फोन आते थे मेरे पास, चैनल से आते थे कि हम फलाना बोल रहे हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता था। तो मैंने कहा कि एक सिस्टम बना हुआ है और सरकार ने एक सिस्टम बनाया, इंजेक्शन मिलेंगे। तो सरकार ने पूरी व्यवस्था की। आप दूसरी साइड देखिए, शहर में अचानक से लॉकडाउन हो जाता है, तमाम समाज सेवी संस्थाएं निकल आती हैं, सरकार अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर निगम होती है उसके थ्रू किचन चलाती है, जोन में ऑफिसर डिप्यूट करती है कि जो बेचारे रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले अगर वो भूखे सो रहे हैं तो उन तक खाना पहुंचे। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हेल्पलाइन जारी हुई थी जिसपे कोई महिला फोन करती थी कि मेरे घर में राशन नहीं है, तो तत्काल 20 मिनट के अंदर अगर आप ट्विटर पे टैग करके गलती से लिख दे रहे थे, या जो ट्विटर नहीं चलाते थे कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया, तो मैं समझता हूँ 20 से 25 मिनट पे हरकत होकर अचानक रात को 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक हम लोग के पास फोन आया कि राशन नहीं, हमने 1-1, 1:30 बजे राशन पहुंचाया। तो ये मैं आपको जो एक संदेश देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि सरकार के साथ सामूहिक तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस कोरोना को, अगर चौथी वेव आती है, कैसे मिलकर दोबारा हराना है, हमें कैसे इस पर काम करना है। ठीक है शौकत अली सर, यहाँ पर जिस तरीके से एक बात ये कही जा रही है कि विपक्ष ने हमेशा राजनीति की, जिस वक्त देश को एक होना चाहिए था उस वक्त राजनीति की, लेकिन इस बार क्या अगर 4th वेव आती है तो क्या उसमें सहयोग मिलेगा विपक्ष का? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि कई तरीके के आरोप जो हैं वो सत्ता पक्ष पर लगाए गए थे, ऑक्सीजन की कमी को लेकर, जिस तरीके से गंगा में लाशें बही गई थी, तमाम चीजों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए थे। देखिए प्रीति जी, तमाम एलिगेशन सरकार पे थे, ये विपक्ष के आरोप नहीं। गौरव जी शायद भूल गए होंगे कि इनके तमाम मिनिस्टर्स थे, तमाम सांसद थे, केंद्रीय मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने आरोप लगाए थे। अगर वो आरोप झूठे थे तो मुझे लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर वो तस्वीरें झूठी थी तो उन जर्नलिस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर वो लाशें झूठी थी तो वहां के प्रशासन के खिलाफ भी तमाम कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो ऐसे तमाम एलिगेशन थे, ये विपक्ष ने नहीं लगाए थे, ये नाकामियां इस कदर थी कि संभाल पाना मुश्किल था। विपक्ष उनको आईना दिखा रहा था, बता रहा था कि आपकी ये कमी, इसे सरकार सही कर सकती है। लेकिन क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत अहंकार में होता है तो विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहता है।
उसे लगता है कि हम सत्ता पे तो आश्रित हो ही जाएंगे, इनकी बात सुने, जिसको जाना है वो जाए। कभी कभी ऐसा रहा है, हम लोगों ने भी तमाम चीजें बताई, कैंसर इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं, तमाम हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, हम लोगों ने कहा कि इनको चालू कर लीजिए, लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। लोग जब के तक पड़े रहे। क्या देश भूल गया? क्या उत्तर प्रदेश के लोग भूल गए? मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि ऑक्सीजन उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें अति आवश्यकता है। मैं बड़ा आश्चर्य में था कि ये अति आवश्यकता वाला जो पर्चा बनता है, ये कहाँ बनता है? कैसे पता चलेगा किसको अति आवश्यकता है, किसको कम आवश्यकता है? गौरव जी जिस संस्था के सदस्य हैं, उस संस्था का मैं भी सदस्य हूँ। मैं जानता हूँ कि गौरव जी ने बहुत मेहनत की है। मैं भी लेने गया था, गौरव जी ने बहुत सहयोग किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा फेलियर था। सरकार ने ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि अगर फोर्थ वेव आती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आते हैं, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को भी नकार नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर उम्मीद ये करेंगे कि जो पहले नाकामियां सरकार की रही या कमियां रही, क्योंकि पहली बार ये चीज़ें देश प्रदेश ने देखी हैं, तो एकदम से चीज़ों को सिस्टमेटिक करने में समय लगता है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कमियाँ थी उनको दूर किया जाएगा, और अगर फोर्थ वेव आती है तो उसमें जो है लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशील जी आपका बहुत शुक्रिया, गौरव जी आपका, और शौकत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, चौथी वेव की संभावनाएं इससे जताई जा रही हैं, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि इस बार जो है समय रहते तैयारियां की जा रही हैं। अब ये तैयारियां कितनी मुकम्मल साबित होंगी ये समय बताएगा, और यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्तर पर अपनी सेफ्टी के लिए खुद यहाँ पर सतर्क रहे और जो कोविड नियम है उसका एक बार फिर से पालन करना शुरू कर दे, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।